दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी एक ऐसा एरिया है दोस्तों जहां पे ना सिर्फ आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी रिलीज़ की थी जिसमें मैंने बताया था कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करके और भी इससे रिलेटेड इसके आसपास की जितने भी अच्छे प्रोफाइल की जो जॉब है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी सीरीज़ में आज मैं आप सभी को एक स्पेशल गेस्ट से मिलाना चाहूँगा, शहबाजुर रहमान साहब, जो जामिया की रेसिडेंशियल कोचिंग के प्रोडक्ट हैं और इन्होंने इस बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज क्लियर की है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इज़ वन ऑफ द रेपुटेटेड जॉब प्रोफाइल और इसके लिए भी दोस्तों यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है। यूपीएससी के थ्रू आपको प्रीलिम्स, मेंस और जो भी इंटरव्यू होती है ये सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है दोस्तों, इसमें किस तरह से आप भी अपने करियर को देख सकते हैं और आप भी इस ओर किस तरह से बढ़ सकते हैं, शहबाज साहब आज इसके बारे में पूरी बातें बताएंगे। किस तरह इन्होंने प्रिपरेशन की शुरुआत से अंत तक, क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा। साथ में मैं इनकी एकेडमिक प्रोफाइल भी जानने की कोशिश करूंगा और पर्सनल प्रोफाइल भी। शहबाज साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जैसे जितने भी टॉपर्स और सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं उनसे कहीं ना कहीं उनको सीखने को मिलता है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि आप सभी के ज़रिए उनको भी इस वीडियो मीडिया के माध्यम से हेल्प की जाए, आपके एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी नॉलेज इसमें। तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगा कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है तो इसके बारे में आपको क्यों लगा कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपको आजमाना चाहिए एज ए करियर? देखिए, जब मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी तो मेरा इंटरेस्ट डिफेंस में बहुत ज़्यादा था। अच्छा, डिफेंस में तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसको। तो मैंने उसको क्वालिफाई भी किया और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है चेन्नई में, उसके लिए रिकमेंड हुआ था। लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो उसमें कुछ एक्सटेंशन का कोई क्लॉज नहीं होता है। अच्छा, इस वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा उस वक्त। तब मैंने चेन्नई में थे उस वक्त? जी, ओके। तब मैंने सोचा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। ठीक है। और फिर मुझे आरसी के बारे में पता चला और मैं आरसी आया। और तब मुझे पता चला कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है और बहुत ही रेप्यूटेड सर्विस है। और बहुत सारी जो एलाइड सर्विसेज होती हैं, ऐसा मेरा मानना है कि उनसे मुझे बेहतर लगी। अच्छा। लोगों की अपनी अपनी राय होती है, मेरी ये राय है कि मुझे उससे बेहतर लगी। तो फिर मैंने एक्चुअली क्या होता है कि इसमें प्रीलिम्स की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। कॉमन प्रीलिम होता है इसका, सिविल सर्विसेज का और फॉरेस्ट सर्विस का। करेक्ट। तो इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो इनिशियली तो मेरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन 2020 में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया अच्छे मार्क्स से। ओके। और मेरा फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ। और फिर मैंने मार्च में 2021 में इसका मेंस लिखा था और फिर अक्टूबर 30 को इसका फाइनल रिजल्ट आया। बहुत बढ़िया। और मुझे ऑल इंडिया रैंक 54 इसमें 54 मिली है जी। 54 रैंक ऑल इंडिया, वाह, गुड, ग्रेट। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ एज ए लेमन, कोई अगर स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है जो देख रहे हैं इस चीज़ को, वो भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या प्रीलिम्स के वक्त ही कुछ ऑप्शन होता है या फिर किस तरह से वो प्रीलिम्स के लिए अप्लाई करें ताकि वो फॉरेस्ट सर्विसेज में भी उनके रिजल्ट आने के चांसेस रहें, या फिर ऐसे कॉमन रहता है सभी के आ जाते हैं, मतलब, या फिर स्पेशली कुछ अलग करना पड़ता है इसके लिए? देखिए, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट से की होनी चाहिए। अच्छा। जैसे बीटेक है या एमबीबीएस है या फिर आपने बीएससी की है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है कि इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और बोथ। ओके। तो कुछ लोग अपना सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का देते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही एम किया होता है। और कुछ लोग सिविल सर्विसेज देते हैं, अपने अटेम्प्ट्स को बचा रहे होते हैं फॉरेस्ट के लिए। तो ऐसा चलता है। डिफेंस में जब मैं था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे कुछ अच्छा करना है। अच्छा। मैं इससे नीचे तो नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। तो डिफेंस की एक लेफ्टिनेंट की एक बहुत अच्छी सर्विस होती है। मैं जॉब तो नहीं कहूँगा, उसे सर्विस ही कहता हूँ मैं, क्योंकि आप देश के लिए कर रहे होते हैं, वो नेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन जब मुझे वो छोड़ना पड़ा तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ इससे अच्छा करूंगा या इसके बराबर करूंगा, कुछ इससे नीचे नहीं जाना चाहता था। ठीक है। तो मैंने फिर यूपीएससी का डिसाइड किया था। लेकिन उस बीच मुझे जब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में पता चला और कुछ लोगों से मैं मिला जो ऑलरेडी इसमें सर्व कर रहे थे। अच्छा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, और दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। They are doing, they are contributing for the climate, they are contributing for the environment, wildlife,
और जो जंगल आज हमारे हैं ये बचे हैं, ये आप नेशनल पार्क्स जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जाएंगे, आपको वहाँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स वहाँ काम करते हुए दिखेंगे और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, ये फील्ड जॉब है मोस्टली, और आपको वाइल्ड लाइफ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए काम करने का मौका मिलता है। तो एक बहुत ही एडवेंचरस लाइफ भी रहती है, बहुत लंबे लंबे ट्रैक्स रहते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपको अंदर जंगल में चलना है। कोई भी स्टूडेंट एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज में आता है तो उनके जब भी मैं बात करता हूँ तो एक ही चीज़ कहते हैं वो कि मुझे देश की सेवा करनी है, सोसाइटी की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। तो हर का जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IRS, हर का अपना एरिया है। मैं ये मानता हूँ कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हर में अगर आप सोसाइटी को लेके चलेंगे, समाज को लेके चलेंगे, देश से चलो तो इंटरकनेक्टेड। बट स्पेशली सिविल सर्विसेज की बात करें तो वो एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ जो कहीं ना कहीं आपको समाज से, सोसाइटी से जोड़ती है। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ये कैसे कनेक्ट करता है सोसाइटी से, समाज से और हमारे देश के लिए? जैसे आप ऑलरेडी डिफेंस में थे और एक्सपीरियंस आपको है, देश के प्रति कुछ करने की इच्छा थी आपको, इसलिए डिफेंस में गए, उसके बाद फॉरेस्ट सर्विसेज में आए। तो इसमें किस तरह आप अपनी ड्यूटी देंगे जिससे समाज का, सोसाइटी का, देश की सर्विसेज कर सकें? आपकी सर्विसेज कैसी रहेगी इस देश के लिए? देखिए, देश के लिए अपने करने का मतलब मेरे लिए होता है कि बहुत छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आपके देश के लिए होते हैं। जैसे कोई जवान अगर बॉर्डर पे लड़ रहा है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक अगर डॉक्टर एक मरीज़ को यहाँ ट्रीट कर रहा है तो उसका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। अल्टीमेटली हम क्या हैं, हम सब मिलके एक नेशन को बनाते हैं। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि जब मैं सर्विस में जाऊँगा तो जो वाइल्ड लाइफ के लिए मैं करूँगा, बिकॉज वाइल्ड लाइफ और ये क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, ये जो इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है, इसको अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए आप काम करते हैं, ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए आप काम करते हैं। जैसे सारे कैंडिडेट्स पढ़ रहे होंगे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, इन सबको एडवर्टाइज़ करने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, और ये इन्वायरमेंट, ये लोग, यही सब मिलके हम एक देश बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे बच्चे जिन्हें फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज दोनों की तैयारी एक साथ करनी है, तो क्या सेम तैयारी में फॉरेस्ट सर्विसेज कर सकते हैं या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कुछ अलग से भी पढ़ना पड़ेगा बच्चों को? देखिए, फॉरेस्ट सर्विस के मेंस में और सिविल सर्विसेज के मेंस में अप्रॉक्सीमेटली दो मंथ्स का गैप रहता है। अच्छा। उस 2 मंथ्स में आप 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, लोग करते हैं और लोग कर भी रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2 महीने में हो जाएगा? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप कुछ करने की ठान लें तो ऑब्वियसली किया जा सकता है। तो ये डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू टेक थिंग्स। तो प्रीलिम्स तो ऑब्वियसली कॉमन है, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना है। जनरल साइंस जो मेंस में होता है, मैं मानता हूँ कि सिविल सर्विस के आप जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जनरल साइंस आपका प्रिपेयर होता है। अच्छा। क्योंकि आप वही स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होते हैं, वही लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होते हैं, तो वही इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं। सही बात है। और अल्टीमेटली वही मेंस के सिलेबस में भी होता है। तो वही कहते हैं ना कि प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी होनी ज़रूरी है। तो आप उसको ऐसे पढ़िए कि आप फैक्ट्स भी याद रखिए और आप बेसिक कोई रीजंस है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट वर द कॉजेज ऑफ मुगल्स फॉल इन इंडिया, तो ये आपको पता होने चाहिए बेसिकली। तो आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए और बेसिक जो आइडियाज़ हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। तो ये ऐसे हो जाता है। और इंग्लिश इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी पार्ट है वो, और वो विद इन अ वीक कवर हो जाता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट डिपेंड्स हाउ यू डू द थिंग्स, और आपके ऊपर है। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो बेशक आप अच्छा करेंगे। सिविल सर्विसेज में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इसमें इंग्लिश का पेपर होता है, वो कंपलसरी होता है 300 मार्क्स का, और एक जनरल साइंस का पेपर होता है 300 मार्क्स का, वो कंपलसरी होता है। अच्छा, ठीक है। तो मेंस इसका 1400 मार्क्स का होता है, और फिर उसके बेसिस पे जो भी क्वालिफाई करते हैं उनका इंटरव्यू होता है 300 मार्क्स का। यूपीएससी में ही सेम पैनल जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू लेता है वही पैनल होता है। तो फिर उस बेसिस पे आपकी मेरिट तो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं आपके मेंस में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उसके बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है। लेकिन जो जनरल साइंस होता है उसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, अच्छा, और इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो जनरल साइंस में हम पढ़ते हैं बेसिकली। उसके टोटल 24 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो 300 मार्क्स का, उसमें लगभग सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है। जैसे मैं टॉपर्स के इंटरव्यू सुनता था, वो फोकस करते थे कि रिवीजन कीजिए, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी तो 10 बार पढ़ रहा हूँ इसी चीज़ को, मैं भी 11 बार पढ़ चुका हूँ इस चीज़ को, लेकिन
वो 11 बार 10 बार मेरा वो सफिशिएंट नहीं होता था। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की 2020 के अटैम्प्ट में। मैंने इतने नंबर ऑफ़ रिविजन्स दिए जब कोविड-19 हो गया था। मैं अपने होम टाउन में था उस टाइम, तो मैंने इतने रिविजन्स दिए अपने सब्जेक्ट्स को कि मेरे अप्रॉक्सीमेटली 125 मार्क्स मेरे प्रीलिम्स में थे इस बार। तो आपको ना नंबर ऑफ़ रिविजन्स आपको डिसाइड करने हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना है। और मैं मानता हूँ कि लेस इज़ मोर, कम किताबें पढ़िए लेकिन ज़्यादा बार पढ़िए। मुझे भी लोग बोलते थे और मैं भी आपको बोलूँगा क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अच्छा। कि आप कम किताबें पढ़िए, बेसिक बुक्स पढ़िए। अब मार्केट में बहुत कंटेंट है, बहुत मटेरियल है, उसके पीछे मत भागिए आप। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। तो आप प्रीलिम्स का हर्डल अगर इसमें क्रॉस कर रहे हैं तो मेंस इसका बिट ईजियर है इन कंपैरिजन टू सिविल सर्विसेज, बिकॉज इसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है, आपके पास एक कन्फाइंड सिलेबस होता है। आपने अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर आपने प्रिपेयर अच्छे से कर लिया तो आपके हाई चांसेस होते हैं कि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को क्लियर करें। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फॉरेस्ट सर्विसेज अब इसके बाद क्या ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, क्या होगा? मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद अब क्या होना है? जी, इसके बाद 3.5 मंथ्स का जो लबासना में फाउंडेशन कोर्स चलता है, ओके, वो ज्वाइन करना होता है विद ऑल अदर। तो आप लबासना जाएंगे? लबासना मुझे जाना था एक्चुअली, मैंने कुछ रीजंस की वजह से अभी एक्सटेंशन लिया है। ओके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि सिर्फ IAS IPS IRS होते हैं वही जाते हैं। मतलब जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं उनको भी ट्रेनिंग के लिए लबासना ही जाना पड़ता है। सर उसके बारे में बताइए। अप्रॉक्सीमेटली 500 कैंडिडेट्स इस बार लबासना गए हैं। उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी सारे ऑफिसर्स जो सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स वो गए हैं। और सब अपनी ट्रेनिंग करने के बाद अपनी अपनी स्पेसिफिक अकेडमीज़ में जाते हैं। जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की अकेडमी इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून है, जो FRI के कैंपस में है। FRI है। तो वहाँ सारे कैंडिडेट्स जाते हैं। और ऑल इंडिया सर्विस जो कि इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जितना लेंथ ऑफ जो ट्रेनिंग रहती है उतना ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की रहती है। अच्छा, मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए आपकी पोस्टिंग ऐसे जगह हुई जहाँ पे नक्सल एरिया है। जी जी। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे आप? मतलब इट्स अ बिग इशू करंटली विद दिस कंट्री, नक्सलिज्म है और सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं उनके रहने का और उनका जो एरिया होता है वो फॉरेस्ट और इसके आसपास। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो किस तरह से आप हैंडल करेंगे हम लोग? देखिए, मेरा मानना है कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम में काफ़ी नक्सलिज्म कम भी हुआ है। लेकिन देखिए, किसी भी मसले का हल जो होता है वो बातचीत होता है। और हम अगर एक लोगों में अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें, बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं अगर हम उनका दिल जीत सकें तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक आम आदमी के लिए हो, चाहे वो एक नक्सल के लिए हो। तो बातचीत मुझे लगता है हर चीज़ का हल हो सकता है। बिल्कुल। सर, मैं कुछ बुक्स के बारे में बात करूँगा लास्ट में कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए मेंस के लिए अगर 1-2 बुक्स अगर आप बता सकें हमारे एस्पिरेंट को, स्टूडेंट को, तो रेफर करें तो बढ़िया रहेगा। देखिए, प्रीलिम्स के लिए सेम वही सिविल सर्विसेज के लिए जो आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं सेम वही सिलेबस है। स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमिक्स की NCERT है, ज्योग्राफी की NCERT है, इन्वायरमेंट की शंकर IAS की बुकलेट मैंने रेफ़र की थी, आप कुछ भी रेफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल। मेंस की बात अगर की जाए तो कोई भी एक क्लास 10th या क्लास 9th की इंग्लिश की कोई बुक आप ग्रामर की ले सकते हैं। ओके। और जो जनरल साइंस का पेपर होता है उसमें आप जो बेसिक बुक्स आपने पढ़ी होती हैं वही आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ज़ूलॉजी था और एक फॉरेस्ट्री था। फॉरेस्ट्री के लिए एक बुक आती है मणिकंदन एंड प्रभु। बेसिकली लोग उसको रेफ़र करते हैं, बहुत अच्छी बुक है और मुझे तो काफ़ी हेल्प हुई उससे। तो ये कुछ मटेरियल्स होते हैं। स्पेसिफिकली किसी और ऑप्शन का मुझे इतना आइडिया नहीं है। आप किसी भी टॉपर से या किसी भी इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या रेफ़र किया था। तो बेसिकली आपको मटेरियल मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं वो। बहुत बढ़िया। अब मैं ये लास्ट में जानना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू का क्या पैमाना होता है, सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट के किस तरह का मतलब पैटर्न होता है, दोनों का अलग अलग होता है या फिर किस तरह के, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैंने दोनों इंटरव्यू फेस किए थे 2020 में, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। देखिए, सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में आपसे बेसिक जो कंट्री में हो रहा है, जो विद इन हमारे नेशन में जो हो रहा है उससे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इंटरनेशनल इश्यूज जो होते हैं। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम उत्तराखंड क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स वहाँ बहुत होते हैं। एक न्यू स्टेट है, ईयर 2000 में फॉर्म हुई थी। करेक्ट। तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। अब बीइंग अ मुस्लिम मुझसे कुछ मुस्लिम इश्यूज़ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, करंट इश्यूज़। तो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू कुछ ऐसे चलता है। फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू में क्या रहता है कि आपसे
बेसिकली आपका जो नेटिव प्लेस है, ऑब्वियसली मेरा जैसे वो स्टेट उत्तराखंड है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। अब नेचुरल डिजास्टर है तो वो एक इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाता है, तो काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मेरी सिंगिंग एक हॉबी है मेरी, तो मुझसे मेरी हॉबीज़ पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। फॉरेस्ट सर्विस बेसिकली लगभग सेम सा ही इंटरव्यू होता है, लेकिन फॉरेस्ट में थोड़ा सा वेटेज इन्वायरमेंट पे ज़्यादा रहता है ऑब्वियसली। तो इसमें भी डेफ वगैरह फिल करना पड़ता है। बेशक। आपके पास इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एक अच्छा विकल्प है और बहुत सारे स्टूडेंट इधर अपने करियर को आजमाते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है, आज के बाद आपको पता चल चुका है। असर ने काफ़ी चीज़ें ऐसी बता दी हैं जो आपके काम आएंगी और आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि सिर्फ आपका जो बैकग्राउंड हो साइंस से हो। जी। अगर आप साइंस से हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर बोथ सिविल सर्विसेज एज वेल एज फॉरेस्ट सर्विसेज। शहबाज साहब, कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन और थैंक यू, आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया और मैं दावा कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको जो भी सर ने बताया है काफ़ी काम आएगा। आप अपने अप्रोच को बढ़ाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसे सर ने किया। इनकी सारी आपने कहानी सुनी शुरू से अंत तक, कैसे कैसे इन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं। सो सर, थैंक्स वंस अगेन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी सर्विसेज इस देश को एक जो भी आपको प्रोफाइल मिलेगी, जहाँ पे मिलेगी, बहुत ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ देंगे और समाज का, सोसाइटी का, हम सभी का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स।